बिहार चुनाव में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये अब भी एक पहेली है। अब अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है कि पहेली सुलझने की जगह और भी उलझ गई है। अमित शाह के ताजा बयान का सियासी पंडित अलग अलग तरीके से पोस्टमार्टम करने में लगे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर एनडीए में ऐसा कंफ्यूजन पैदा ही क्यों हुआ है। अमित शाह के ताजा बयान से पहले तो यही समझा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने कहा था कि नीतीश ही सीएम होंगे क्योंकि बिहार में इस पद की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। लेकिन अब एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा फिर से पहेली बन गया है और वजह है गृह मंत्री अमित शाह का ताजा बयान। क्या कहा है अमित शाह ने? क्यों फिर से एनडीए में सीएम फेस की गुत्थी उलझ गई है? क्यों फिर से जेडीयू और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री पद पर खींचतान की नौबत आई है? जेडीयू बीजेपी से और बीजेपी जेडीयू से क्या चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान कर दिया है? कहीं अमित शाह के बयान के पीछे जेडीयू विधायक विनय चौधरी का वो बयान तो नहीं जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को आगे आकर पार्टी और प्रदेश का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो समय ही तय करेगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हम चुनाव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ही लड़ेंगे। ऐसा ही कुछ बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च में भी दिया था। तब भी अमित शाह ने कहा था कि बिहार में एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा इसके घटक दल मिलकर तय करेंगे। लेकिन अप्रैल में जब गोपालगंज आए तो कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ है और हम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री ने अब भी यही कहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक क्लॉज डाल दिया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला समय करेगा। गृह मंत्री के इस बयान ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की याद दिला दी है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों ने देवेंद्र फडणवीस से चुनाव बाद मुख्यमंत्री फेस पर सवाल किया तो उन्होंने एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आपके सामने बैठे हैं। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद क्या हुआ आप जानते हैं। काफी रूठने के बाद भी बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ी रही और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। दरअसल एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के साथ आए थे, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया था क्योंकि बीजेपी की सियासी मजबूरी थी। लेकिन चुनाव बाद जैसे ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और ताकत हासिल किया, एकनाथ किनारे लगा दिए गए। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार बिहार के एकनाथ शिंदे साबित होंगे? सियासी पंडितों का मानना है कि भाजपा अभी जेडीयू को मुख्यमंत्री का पद प्रॉमिस नहीं करना चाहती और सीट शेयरिंग से पहले उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाए रखना चाहती है। यदि चुनाव बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आंकड़े बिना जेडीयू के समर्थन के सरकार बनाने की इजाजत नहीं देते तो वह बिना किसी लाग लपेट के जेडीयू के हिस्से में मुख्यमंत्री का पद डाल देगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी को लगा कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल है और लोजपा और हम जैसी पार्टियों के सहयोग से सरकार बना सकती है, कुछ जेडीयू विधायक भी टूट जाएंगे, तो फिर बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। यदि ये सच है कि नीतीश कुमार बिहार में इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए जरूरी प्रासंगिकता है, तो यह भी सच है कि वो बीजेपी की सियासी मजबूरी भी है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच विश्वास का धागा दरअसल 2013 में तभी टूट चुका था जब नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने के फैसले का नीतीश कुमार ने पुरजोर विरोध किया और गठबंधन से अलग होकर आरजेडी कांग्रेस के साथ चले गए थे। उनको 2017 में दूसरा मौका भी मिला था, लेकिन वह 2022 में दोबारा एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया के साथ चले गए। सियासी पंडित मानते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू को ठिकाने लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लोजपा को आगे करके ऐसी रणनीति बनाई कि जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली, लेकिन लोजपा या हम और वीआईपी जैसे दल इतनी सीटें नहीं ला पाए कि बीजेपी खुद के बूते सरकार बना ले। उसे जेडीयू की जरूरत थी और इसलिए नीतीश कुमार फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। अब तो लोजपा बीजेपी के साथ है। चर्चा है कि उसे कम से कम 30 सीटें मिल सकती है और यदि लोजपा 20 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब
रही और जेडीयू संख्या बल में प्रासंगिक नहीं रही तो फिर चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या जेडीयू सरकार में रही भी तो उसे उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी अभी नीतीश कुमार को कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहती। बीजेपी अभी जेडीयू के बिल्कुल खिलाफ भी नहीं चाहती, इसलिए सीएम पद पर गोलमोल जवाब देने के बावजूद यह कहने से नहीं चूकती कि चुनाव हम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेंगे। दरअसल बिहार में गैर यादव, पिछड़ा, महिला, दलित, कोयरी और कुर्मी समुदाय में जेडीयू की अच्छी पैठ है। बीजेपी को इसका फायदा मिलता रहा है। बीजेपी इस समय बिहार में एक और संकट से जूझ रही है, उसका सवर्ण मतदाता उससे छिटक रहा है और वजह है जातीय गणना का फैसला। जातीय गणना और बिहार में 67% आरक्षण की मांग ने युवा सवर्ण मतदाताओं का बीजेपी से मोह भंग कर दिया है। अब तक कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी का साथ देते आए सवर्ण युवा रोजगार, पलायन, शिक्षा और आरक्षण जैसे मुद्दों पर जातीय समीकरण को देखकर वोट दे सकते हैं। तो बिहार में जेडीयू बीजेपी की मजबूरी भी है और जरूरत भी, तब तक जब तक कि बीजेपी को इसका विकल्प नहीं मिल जाता। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय से ऐसा लगा है कि बीजेपी चिराग पासवान को नीतीश कुमार का विकल्प बनाने में लगी है। सियासी जानकारों का मानना है कि इस सोच के साथ कि नीतीश कुमार की अपेक्षा चिराग पासवान से सौदा करना ज्यादा आसान रहेगा। नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर बीजेपी में असमंजस का दूसरा पहलू भी है। पिछले एक साल से नीतीश कुमार की उम्र और उनके मानसिक दशा को लेकर सवाल उठे हैं। गांधी मैदान में स्पोर्ट्स मीट के उद्घाटन में राष्ट्रगान के दौरान बातचीत और मुस्कुराना, गांधी जयंती के दिन श्रद्धांजलि के बीच ताली बजाना, गृह मंत्री की मौजूदगी में महिला को कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचना और एक अधिकारी के सिर पर गमला रख देना। नीतीश कुमार कई मौकों पर सवाल में घिरे हैं। विपक्ष उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी हमलावर है और कहता आया है कि अब मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर बैठने के योग्य नहीं है। कई बार बीजेपी ही नहीं बल्कि जेडीयू को भी नीतीश कुमार को डिफेंड करने में मुश्किलें आई है। इस बात की तस्दीक हाल में और हो गई जब जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने कह दिया कि अब समय की पुकार है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आगे आकर पार्टी और प्रदेश की कमान संभाले। उन्होंने यहां तक कहा कि इस कदम के लिए नीतीश कुमार की सहमति या असहमति से फर्क नहीं पड़ता। जेडीयू का हर कार्यकर्ता चाहता है कि निशांत कुमार पार्टी की कमान संभाले। तो क्या विनय चौधरी की बात से यह समझा जाए कि नीतीश कुमार को लेकर कही जा रही बातें अफवाह नहीं बल्कि काफी हद तक सच है? शायद इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर आश्वस्त नहीं है। यदि जेडीयू निशांत कुमार का नाम प्रस्तावित करती है तब भी समस्या है। निशांत कुमार सियासत तो छोड़िए, सार्वजनिक जीवन में भी नहीं दिखे हैं। वह 50 साल के होने चले हैं, संगठन में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। इसी साल होली में उनको सक्रिय देखा गया, लेकिन सवाल है कि क्या परिवारवाद के विरोधी नीतीश कुमार निशांत कुमार को अपनी विरासत सौंपेंगे? यदि सौंप दिया तो क्या जेडीयू के वरीय और कद्दावर नेता उनका नेतृत्व स्वीकारेंगे? क्या बीजेपी निशांत कुमार के मुख्यमंत्री रहते उनके अंडर काम करना चाहेगी? जवाब होगा नहीं। यदि जेडीयू के नेता मान भी जाएं, तो शायद बीजेपी के विधायक निशांत कुमार का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसे में एक और संभावना है, चुनाव बाद बीजेपी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री पद ऑफर कर सकती है, या नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर उनकी पार्टी के किसी सांसद को मंत्री पद ऑफर कर सकती है। निशांत यदि चुनाव लड़े और जीते तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है। जेडीयू नेताओं के बयान भी बताते हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है। बीजेपी भी संभवतः इसी तथ्य पर नजर रख रही है। आखिर में सब कुछ चुनाव परिणाम पर निर्भर करता है। चुनाव बाद देखना होगा कि बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोसपा के पास संख्या बल कितना है। इसी से तय होगा कि जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका। इस कंटेंट को लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। देखते रहें द फोर्थ पिलर।